everyone. I hope. Yes, sir. Okay, Yes, Manas. sir. Okay, Good evening, sir. Sam. Good evening. So today we are going to do continuity. Okay. Let us wait for others to join in a minute or two. Then we'll start this. लिमिट का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी में भी यूज होगा और कंटिन्यूटी में उससे एक थोड़ा सा एडिशनल चीज ऐड हो जाती है, बस ये है. So anyone else have joined? No. So what happens that in continuity we take the limit of a function at a point, suppose a, and we say that this value is equal to value of the function at that point. Then we say that the function is continuous at a. So what does geometrically continuity means? Geometrically continuity means that there is no break at a, which means that further if you try to explain it, you will say that limit exists means left hand limit exists and is equal to right hand limit, and both these limits are equal and the limit value is equal to value of the function at that point. So this is what we mean by continuity if you talk about analytical definition. So either you can say this thing or you can further explain it that if limit exists, we mean by that left hand limit and right hand limit both exist are equal to each other. So there is no break at x is equal to a. Limit की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3. हमने ये लिमिट में भी एग्जांपल लिया था. तो जब तुम इसको फर्दर फैक्टराइज करते थे तो इसको x प्लस 3 लिखते थे, कीपिंग इन माइंड दैट x इज नॉट इक्वल टू 3. क्योंकि x इज इक्वल टू 3 अगर ले लिया तो ऊपर में x माइनस 3 और नीचे में x माइनस 3 दोनों 0 0 हो जाएंगे और वो कैंसिल नहीं हो सकते हैं. अगर वो कैंसिल हो रहे हैं इसका मतलब है कि तुमने x को 3 नहीं लिया है. इज इट, डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? Yes. Okay. Now if we draw the graph of this function, this is a straight line x plus 3, y is equal to x plus 3 is a straight line which passes through somewhere here 0 comma 3 and having slope 1, the 45 degree angle बना रहा है. तो इसमें x 3 नहीं है, तो जहां पर 3 आ रहा है वहां पे ये डिफाइन नहीं है, तो ये यहां पर से एक ब्रेक आ गया और फिर ये ग्राफ चला गया. तो 3 पे ये डिफाइन नहीं है इसलिए वहां पर मैंने ओपन करके छोड़ दिया है. बाकी ये थ्रू आउट डिफाइन है और इसकी वैल्यू x प्लस 3 से निकाली जा सकती है. अब इसमें अगर मैं ये काम ये करता कि fx को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 when x is not equal to 3 and 4 if x is equal to 3. ठीक है. अगर मैं ये फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, अभी जो हमने फंक्शन डिस्कस किया उसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है. ठीक है, उसके डोमेन में 3 है, इसके डोमेन में 3 नहीं थी. इसका डोमेन जो था उसमें 3 नहीं था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 पे ये डिफाइन नहीं है. अब मैंने उस फंक्शन को फिर रीडिफाइन किया, इसको f ना लेके मैं इसको g ले लेता हूँ. दिस इज g ऑफ x. और ये ऊपर वाला जो है मैं वो इरेज कर रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन है.
तो ये तो एफ ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स अगर हम लेते हैं तो ये जो वैल्यू है ये x प्लस 3 होगी व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। और अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू की बात करें तो एक पॉइंट मिलेगा तुम्हें। कहां पर मिलेगा वो पॉइंट मिलेगा यहां पर, क्योंकि 3 पे जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन 4 है। तो यहाँ पे भी ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, पिछले वाले में डिसकंटिन्यूअस इसलिए हुआ था क्योंकि जो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ पे f3 डज नॉट एग्जिस्ट, डोमेन में ही 3 नहीं है। ये जो दूसरा वाला मैंने लिया इसमें 3 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है एट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 वो होगा 6। अच्छा, तो ये 4 नीचे आना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 4 नीचे आना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पर ये 6 है, अप्रोचिंग वैल्यू 6 है, अप्रोचिंग वैल्यू 6 है, एग्जैक्ट वैल्यू 4 है। तो अगर तुम इसमें 3 डालोगे तो 3 + 3 विल बी 6, अप्रोचिंग वैल्यू इज 6। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 fx इज एक्चुअली 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। लेकिन फंक्शन की वैल्यू 3 पे अगर देखी जाए, एग्जैक्टली 3 पे, तो दैट इज इक्वल टू 4 एंड वी नो दैट 6 इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 fx is not equal to f3. I hope it is clear. दोनों में क्यों डिसकंटिन्यूटी नहीं हो रही है उसके अलग अलग कारण है। एक जगह f3 एग्जिस्ट नहीं करता, एक जगह f3 एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यहां पर भी तुम्हें दिख रहा है कि देयर इज अ ब्रेक, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। दूसरे वाले में भी दिख रहा है कि देयर इज अ ब्रेक, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, जंप हो गया। ठीक है, इज इट ओके ना? और किसी ने ज्वाइन किया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ओके अनुभव, इसमें क्या है कि हम लोग अभी कंटिन्यूटी जो कर रहे हैं इसमें हमने पहले पढ़ा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट द फंक्शन एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होने चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, अभी मैं और एग्जांपल्स लूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया फंक्शन एफ एक्स, अरे सॉरी एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी यहाँ पे जी था, सॉरी। पहले मैंने फंक्शन एफ एक्स लिया और वो जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैंने माना कि दैट फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। तो ये एग्जांपल हमने लिमिट वाले में भी लिया था। तो इसकी वैल्यू x + 3 आती थी इफ x इज नॉट इक्वल टू 3। 3 पर अनडिफाइन हो जा रहा था। तो डोमेन में रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए 3 पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ये ओपन सर्कल मैंने छोड़ दिया है। बाकी एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, हर जगह उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया। ये क्लियर है? फंक्शन एफ एक्स के बारे में क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमने क्या किया, इसी फंक्शन एफ एक्स की जगह जी एक्स एक फंक्शन ले लिया और gx को डिफाइन कैसे किया है मैंने कि x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 है इफ x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 4 है इफ x इज इक्वल टू 3। तो अब क्या हो गया कि अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो इसका ग्राफ उसी पिछले वाले ग्राफ की तरह है, लेकिन बस फर्क ये है कि 3 पे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और वो 4 के बराबर है। लेकिन जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू में हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, क्योंकि x 3 हुआ नहीं है, 3 अप्रोच कर रहा है। तो हम ये लेंगे विच इज x + 3। तो 3 + 3 विल बी इक्वल टू 6 एंड 6 इज नॉट इक्वल टू 4। सो मतलब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जो है उसके बराबर नहीं है, तो स्टिल इट इज डिसकंटिन्यूअस। इज इट ओके?
सर इसी फंक्शन की हम राइट हैंड लिमिट कैसे निकालें? यहाँ पर तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, क्योंकि तुम राइट से अप्रोच करो या लेफ्ट से अप्रोच करो, यू विल गेट 6। ओके सर। सर और ये चैप्टर आज ही स्टार्ट हुआ है ना? कंटिन्यूटी आज स्टार्ट हुआ है, लिमिट हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। ओके सर। तो लिमिट का यूज काफी होगा कंटिन्यूटी में। So some more examples I am giving you. First write this सर down. एक सेकंड नोट करना। सर वो जो एफ एक्स वाला फंक्शन है उसके ग्राफ में आपने वाई एक्सिस पे 0,3 पॉइंट इस चीज के लिए ड्रॉ कहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है? When you will put x is equal to 0, y will be 3 ना। ये यस point, सर। ये थोड़ा सा वो नीचे बन गया था। लिख लेना तो बता देना। अच्छा, इसमें अगर हम अब एक फंक्शन hx ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ना, कर दूं इरेज? यस सर। hx मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 when x is not equal to 3, and this is 6 when x is equal to 3. तो अब जब तुम ग्राफ बनाओगे तो व्हाट यू विल सी कि जब x 3 नहीं है तो जो फंक्शन है y इज इक्वल टू वो x प्लस 3 बन जाएगा। दैट इज द सेम लाइन विच वी आर स्टडीइंग, ये x प्लस 3 बन जाएगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू अगर हम निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 पे इस hx की, तो दैट विल बी 6, 3 प्लस 3 दैट विल बी 6, एंड जो h की वैल्यू 3 पे है यहां से, वो भी 6 है। तो यहां पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x प्लस 3 की लाइन कहीं पर ब्रेक नहीं करेगी, थ्रू आउट वही रहेगी। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो फंक्शन को तुम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो उस पर डिपेंड कर सकता है कि कब वो डिसकंटिन्यूअस है, कब वो कंटिन्यूअस है। कुछ फंक्शंस जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं उनको एक बार देखेंगे एक एक करके। Okay, so let us talk about sin x. तो sin x जो फंक्शन है, if you observe, the function is like this. This is trigonometric. ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, it is continuous throughout.
कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होगा, कहीं पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, कोई जंप नहीं है, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो sin x if we talk about, it is continuous. But if we talk about suppose tan x, tan x जो फंक्शन है वो इस तरीके का है. तो ये tan x है एंड tan x इज एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ब्रेक मिल रहा है. तुम इसके ग्राफ को पेन को बिना उठाए नहीं बना सकते हो, पेन को उठाना ही पड़ेगा. तो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? एट x इज इक्वल टू, जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है एक्चुअली, 2n+1 π/2 odd multiple of 90 degree, where n belonging to integer. फिर हम आ जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे. ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कहाँ पे है और क्यों है? जैसे tan x तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस है कि वहां पे वो डिफाइन नहीं है. इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड. लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ क्या होता है कि अगर हम उसके ग्राफ को देखें, ऑब्जर्व करें, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ऐसे 0 to 1, फिर 1 पे जंप हो जाता है और 1 से 2 तक कांस्टेंट रहेगा, फिर 2 पे जंप हो जाएगा. इसी तरीके से ये आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है. तो इस लैडर टाइप के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि एट इंटीग्रल पॉइंट्स, हर जगह नहीं, एट इंटीग्रल पॉइंट्स, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट्स पे जहाँ पे इंटीजर है वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन, या मुझे एग्जांपल देके बताना पड़ेगा? क्लियर सर. क्लियर, ओके यशवर्धन. क्योंकि जैसे मान लो, क्लियर, ओके सवाल. सो लेट अस, मान लो जैसे 2 है, तो 2 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो 1 होगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट 2 हो जाएगी. तो मैं 2 का एग्जांपल लेता हूँ. तो 2 माइनस, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वो 1 है, और 2 प्लस पे 2 हो जाएगी, और 2 पे भी 2 हो जाएगी. तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो नहीं होगा. लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा. लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट भी करे, ना भी करे. तो एज यू कैन सी हियर दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 2 एंड वैल्यू एट द फंक्शन इज 2. लेकिन हमें वैल्यू एट द फंक्शन की बात ही नहीं करनी है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर आगे करने का कोई फायदा ही नहीं है. तो एट इंटीग्रल पॉइंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कंटिन्यूअस. लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और ऑब्वियसली इसलिए कंटिन्यूअस भी नहीं है. आई होप आई एम क्लियर. यस सर. ओके, नाउ लेट अस कम टू अनदर एग्जांपल. ये तो डिस्कस कर लिया हमने. एक और एग्जांपल, ये वाला अच्छा एग्जांपल है, पहले इसको नोट कर लो. Okay, noted sir. So sin of 1 by x, ये एक फंक्शन है fx, and it is asked
दैट इसके x इज इक्वल टू 0 पे जो नेचर है वो पता करना है कि कैसा होगा। तो साइन ऑफ 0 प्लस अगर लेते हैं 1/0 प्लस, दैट इज साइन ऑफ इंफिनिटी, और साइन ऑफ 1/0 माइनस लेते हैं 0 के लेफ्ट में, तो दैट विल बी साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी, और साइन ऑफ 1/0 लेते हैं अगर, तो दैट इज साइन ऑफ अनडिफाइंड, which will be of course undefined। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जब 0 के पास देखेंगे, जैसे मान लो x को हम ले लेते हैं 2/पाई, ठीक है, तो 1/x π/2 हो गया, साइन π/2 इज 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा, एंड माइनस 2/पाई ले लेते हैं तो -1 होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसके बाद जैसे जैसे तुम 0 अप्रोच करोगे यू विल फील कि ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे 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 होगा, और 0 पे डिफाइन ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इतना ज्यादा कर्व्स हो जाएगा, 0 पे तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन उसके आगे और पीछे तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। तो साइन ऑफ इन्फिनिटी को तुम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, और वैसे ही साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी को भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो वहां पर इतना ज्यादा जैसे जैसे 0 अप्रोच कर लेंगे इतना ज्यादा वेरिएशन होगा कि यू वोंट बी टू डिफाइन 0 प्लस पे, 0 माइनस पे, एंड ऑफ कोर्स 0 पे तो अनडिफाइन हो ही रहा है क्योंकि 1/0 इटसेल्फ इज अनडिफाइंड। तो इस तरह की भी सिचुएशन कई सारे फंक्शंस में आ सकती है। तो इट इज ऑफ कोर्स नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? सर यस यशवर्धन, यू आर आस्किंग सर समथिंग। बट कल तो हमने डिस्कस किया था कि साइन इंफिनिटी -1 to 1 के बीच में। हाँ बीच में तो होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं पता था। सर तो साइन 1/0 के लिए भी हम यही कह सकते साइन ऑफ 1/0 के लिए तो 1/0 इज अनडिफाइंड। 1/0 और 1/0 प्लस में फर्क है। 1/0 का मतलब है अनडिफाइंड, 1/0 का मतलब है इंफिनिटी, 1/0 प्लस का मतलब, क्योंकि 1/0 प्लस को करेक्टली कैसे लिखा जाता है, 1/x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, मतलब x 0 है नहीं, 0 के काफी क्लोज है। तो राइट हैंड साइड से अगर हम ले रहे हैं तो 0 प्लस है, मतलब 0 से 0.00000001, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा, जितना सोच रहे हो उससे छोटा, लेकिन 0 नहीं है। तो दैट वुड बी इट्स रेसिप्रोकल विल बी इंफिनिटी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। बहुत छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन एग्जैक्टली 0 ले लोगे तो फिर उसकी वैल्यू ही नहीं डिफाइन कर सकते। हैं। यस सर। सर ये -2/पाई और 2/पाई में मतलब आपने ये वैल्यूज क्यों ली? मैंने इसलिए ली कि कुछ एक अपने पास वो हो, ये सबको टच कर रहा होगा, ये मतलब 1 है और ये -1 है, क्योंकि मैंने ये वैल्यू इसलिए ली क्योंकि जैसे साइन ऑफ 1/x है ना, तो साइन ऑफ 1/2/पाई अगर लेंगे तो साइन ऑफ π/2 बन जाएगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो ये 1 देखने के लिए ये ग्राफ जो है ना, मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ। ये जो है ये इस तरीके का था, तो इसको तुम जब ले रहे हो इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने ऊपर में थोड़ा कम ज्यादा कर दिया था पिछले वाले में, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन एग्जैक्टली 0 के आसपास हम बता नहीं सकते कि क्या बन रहा है, वो इतना ज्यादा जिगजैग हो जाएगा। जैसे जैसे 0 के पास आ जाएंगे उसका जो वेरिएशन है उतना फास्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उस कर्व की उतनी फास्ट हो जाएगी। यस सर।
So let us see a question here. It says fx is equal to root over 2 cos x minus 1 upon cot x minus 1 for all x belonging to 0 comma pi by 2 except pi by 4. Define f of pi by 4 so that fx may be continuous at x is equal to pi by 4. Please try this question. I'm coming in 2 minutes from washroom. Yes, have you got the answer? तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 वो तभी हम बताएंगे। अच्छा, स्वांग कह रहा है कि लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों माइनस इन्फिनिटी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं पुट कर दी होगी ना, तो वैल्यू ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एज यू रिमेंबर, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4 लेते हैं और fx इसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं। अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगेगा कि फंक्शन कुछ उस तरह का है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ सकती है, राइट हैंड लिमिट अलग आ सकती है, तब हम लेंगे। ऐसे नहीं तो एक ही लेके चलेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अलग अलग लेके। वो अपने आप पता चल जाता है ना कि अब हमें यहाँ पर क्या लेना चाहिए। माइनस कह रहा है हाफ, ओके लेट अस सी। तो ये हो गया √2 cos x -1
बाई कॉट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर तुम डायरेक्टली पाई बाई 4 अगर पुट कर देते हो तो न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा। तो दिस इज 0/0 फॉर्म जो लिमिट में हम पढ़ते थे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म यही होता है। टोटल 7 फॉर्म्स थे। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि अभी पाई बाई 4 नहीं पुट करूंगा। तो अभी पाई बाई 4 नहीं पुट करने की जगह मैं कुछ मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे कि इसकी लिमिट की वैल्यू निकल सके। क्योंकि ऐसे अगर पाई बाई 4 पुट कर देंगे तो फिर तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4 है ना, इसको cos x बाई sin x लिख सकते हैं। cos x माइनस sin x हो जाएगा, बाई x हो जाएगा। ओके, तो इसको cot x को तुम क्या कर सकते हो, cos x बाई sin x भी लिख सकते हो। और मैं सारा कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा हूँ, कुछ मेंटली कर ले रहा हूँ। तो cot x को cos x बाई sin x लिखोगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x आफ्टर टेकिंग LCM, और sin x एक जो है ऊपर चला जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4 this is root 2 cos x minus 1 by cos x minus sin x, तो चलिए तो फिर से वही लिख दिया, into sin x। अभी भी पाई बाई 4 नहीं पुट कर सकते हो। अब क्या करोगे कि cos x प्लस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो when you will multiply by cos x plus sin x, और उसके साथ भी करना पड़ेगा रूट 2 cos x प्लस 1 से, तब जाके ये जो है फैक्टराइज होगा। इसको हम क्या कर देते हैं, इनटू, या एक काम ये भी कर सकते हो, लेकिन वो LH रूल लगाने के लिए फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। चलो LH रूल से तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन एनीवेज रूट 2 cos x प्लस 1 बाय रूट 2 cos x प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और यहाँ पर cos x प्लस sin x से मल्टीप्लाई भी किया और cos x प्लस sin x से डिवाइड भी किया। क्या हो गया, लेट अस सी। क्वेश्चन अब इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू पाई बाई 4 पे होगी वो वही होगी जो लिमिटिंग वैल्यू है, तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूस हो पाएगा। तो हमें एक्चुअली इसकी लिमिट ही निकालनी है, और लिमिट निकालने के बाद बस इतना करना है कि वैल्यू एट द फंक्शन एट पाई बाई 4 इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज वाई इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब मैं रूट 2 cos x माइनस 1 को रूट 2 cos x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी। बाई में है रूट 2 cos x प्लस 1, साइन x भी था, और मैं cos x माइनस साइन x को इधर जो cos x प्लस साइन x है इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। और ये ऊपर में हो जाएगा cos x प्लस साइन x। तो एक्चुअली हमने फैक्टराइजेशन नहीं, सॉरी रैशनलाइजेशन ये किया ट्रिग्नोमेट्री में। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की आइडेंटिटी हमें पता है cos 2x होती है, और ये हो जाएगा रूट 2 cos x प्लस 1, ये इंटू साइन x है ही, और cos x प्लस साइन x इधर हो गया, अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज cos 2x। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड नाउ, अच्छा लिमिट लिखना कहीं मत भूलना, मैंने लिमिट नहीं लिखा है यहाँ पे, लिमिट लिखते जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4। सिमिलरली यहाँ पर भी जब तुम लिख रहे हो इक्वलिटी के बाद, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 अगर पुट करते हो तो साइन ऑफ पाई बाई 4, और ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 4
अब पुट करने में कोई दिक्कत नहीं, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा। प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4 √2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1। तो साइन ऑफ पाई बाई 4 हमें पता है 1/√2 है, कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 दोनों सेम है 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा ऐड होने के बाद, डिवाइडेड बाई √2 cos पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 लिख देंगे इसको। तो यू विल गेट फाइनली 1/2, दैट इज करेक्ट। तुमने काफी जल्दी निकाल दिया था, किसने निकाला था? मानस ने निकाला था शायद। तुमने LH रूल लगा दिया था क्या? हाफ निकाला था मानस ने। LH रूल से तो जल्दी हो जाएगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, फटाक से हो जाएगा। उससे भी अभी कर देता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। सर ये एलएच रूल क्या है? LH रूल मैं अभी बताता हूँ। एल ऑर्बिटल रूल वो हमने किया था पिछले क्लास में, डिस्कस किया था। अगर हम LH रूल से करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। डन सर। ओके, तो अगर हम LH रूल से इसको करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हमें ये 0/0 फॉर्म दिखा था, तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग। तो fx/gx इज एक्चुअली f'(x/g')। और जब दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, LH रूल कब लगता है? जब 0/0 फॉर्म होता है या ∞/∞ फॉर्म होता है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/4, तो ये हो जाएगा -√2 sin x आफ्टर डिफरेंशिएशन। cos x का माइनस sin x होता है ना, और cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस cos x स्क्वायर x होता है। बाकी कांस्टेंट का तो 0 ही होगा। सो दिस वुड बिकम माइनस माइनस कैंसिल √2, और cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर x बन जाएगा, एंड sin x मीन्स sin क्यूब x। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/4। अब मैं π/4 पुट कर दूं, तो sin π/4 इज 1/√2, दिस इज 1/√2 का क्यूब, और फिर एक √2 कैंसिल होगा, बाकी स्क्वायर वाला विल बिकम हाफ। तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में LH रूल से किया हुआ नहीं माना जाता, इसलिए तुम बोर्ड में नहीं कर सकते, कंपटीशन में कर सकते हो। ओके सर। सर इसकी फुल फॉर्म क्या बताइए आपने? एल ऑर्बिटल रूल। एल लिखते इस तरीके से हैं कि लगता है कि हॉस्पिटल लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं एल ऑर्बिटल। ये 0/0 फॉर्म वाले में या ∞/∞ फॉर्म वाले में हम यूज करते हैं। सर डिफरेंशिएट करना होता है ना? हाँ, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को कर दो अलग अलग। इट इज नॉट लाइक कोशेंट, u/v वाला नहीं है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तुमने लास्ट क्लास मिस कर दी थी क्या? यस सर। If we have function f(x) in the numerator, gx in the denominator, limit x tending towards a, and this is either 0/0 अगर बन रहा है, या फिर ∞/∞ बन रहा है,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन कर दें और नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन कर दें और फिर पुट करके देखिए क्या बन रहा है। फिर से अगर बनता है तो इसको फर्दर भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे अलग डिफ्रेंशिएट। इज दिस क्लियर? यस सर। Now continuity in an open interval. अगर हमें किसी ओपन एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका तो पता चल गया, अब किसी इंटरवल a कॉमा बी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है तो इट मस्ट बी continuous for all x belonging to a comma b. So it must be continuous for all x belonging to a comma b. और अगर हमें continuity in a closed interval चेक करना है where a is included and b is also included, तो इसमें दो पार्ट आ जाएगा। एक तो ये रहेगा ही कि इस मस्ट बी continuous for all x belonging to open interval a comma b, और a और b में हम क्या करेंगे, एंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस, जो a पे राइट हैंड लिमिट है वो a की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेंगे नहीं क्योंकि a से छोटा वाला तो हम इंक्लूड कर नहीं सकते इस क्लोज इंटरवल में, a और उसके बाद का करेंगे, और उसी तरीके से b और उससे पहले का। So x tending towards b minus fx is equal to fb। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो एंड पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं उन एंड पॉइंट्स पे हम तीनों नहीं चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों नहीं चेक करेंगे। अगर स्टार्टिंग वाला एंड पॉइंट है तो उसका राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, बस इतना चेक करेंगे, क्योंकि ए के लेफ्ट वाला जो ए माइनस है वो तो इस इंटरवल में है ही नहीं। उसी तरीके से जो राइट मोस्ट एंड पॉइंट है जिसको हमने इंक्लूड कर लिया है, तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसकी उसके लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर चेक करेंगे। अगर होता है तो फिर ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर ओपन इंटरवल में हम a का लेफ्ट ए और बी तो लेंगे ही नहीं ओपन इंटरवल में, उसके बीच की वैल्यूज पे चेक करेंगे। और क्लोज क्योंकि वो इंटरवल में आ ही नहीं रहा है। हाँ, वो आ नहीं रहा। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट का वो वाला हिस्सा हम कंपेयर कर रहे हैं जो उस इंटरवल में आएंगे। दोनों एंड पॉइंट के दोनों एंड, मतलब जैसे ए है तो ए का राइट वाला इंटरवल में आ रहा है, लेफ्ट वाला नहीं आ रहा, तो राइट वाले को उस पॉइंट के वैल्यू से चेक कर रहे हैं। वैसे बी का लेफ्ट वाला चेक कर रहे हैं उस पॉइंट की वैल्यू से। सर अगर सेमी ओपन इंटरवल हुए तो? क्या बोल रहे हो? सेमी ओपन तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा। जैसे अगर मान लो ए क्लोज और बी ओपन है तो बी पे हमें चेक करना ही नहीं है, हम ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे चेक करेंगे, और ए के लेफ्ट राइट वाला उसका ए के साथ चेक करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। जिस एंड पॉइंट को इंक्लूड किए हैं उसका जो वाला पोर्शन है उसको लेंगे। राइट दिस डाउन प्लीज। Sorry, I had to go to open the door. Someone was at the door. बेल बजी थी। तो किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? ये चीज क्लियर हो गई? अनुभव पूछ रहे थे ना तुम? यस सर, हो गई।
तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। सेमी ओपन में भी हम जो वाला एंड पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं बस उसके लिए चेक कर लेंगे, और बाकी बीच के पॉइंट्स में हर जगह होना चाहिए। So let us take a question here. Or let us come do further theory. Okay, so there is an intermediate value theorem which we have to do. It says that if we have, if FA and FB, इसका दो है, एक मैं स्पेसिफिक केस ले रहा हूँ फिर एक जनरल केस भी लूंगा। If FA and FB are of opposite sign, if FA and FB are of opposite signs and Fx is a continuous function, in the interval a comma b, then Fx is equal to 0 for at least one C belonging to a comma b। तो इसका क्या मतलब है, इसको पहले समझने की कोशिश करो, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि देखो, अगर तुम ये कह रहे हो कि एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस के हैं, मान लो कि एफ बी इज पॉजिटिव एंड एफ ए इज निगेटिव, एफ बी इज पॉजिटिव एंड एफ ए इज निगेटिव, या इसका उल्टा हो सकता था कि एफ ए इज पॉजिटिव एफ बी इज निगेटिव, और फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि तुम बिना पेन उठाए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंच नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं पर एक बार तो कम से कम तुम्हें एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा, और जहां पे तुम कट करोगे वो पॉइंट सी है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट एट सी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि वो जंप कर जाए और जहां पर उसको कट करना था वहां पे कोई वैल्यू ही ना डिफाइन करे, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तब कंटिन्यूअस है तो बिना स्मूथली इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रहा है तभी जाएगा जब कम से कम एक जगह कट करे। एक से ज्यादा जगह भी कट कर सकता है, मतलब मान लो ऐसा भी हो सकता था कि ऐसे ऐसे फिर ऐसे पहुंचता, तो 3 पॉइंट भी मिल सकते थे, 2 पॉइंट भी मिल सकते थे, ऐसे ऐसे और ऐसे टच करके ऊपर पहुंचता तो 2 पॉइंट मिलते हैं। सर आपने लास्ट वाले डायग्राम में क्या समझाया और सेकंड लास्ट वाले में? सेकंड लास्ट में 3 पॉइंट मिल गए, एक ये एक ये एक ये, 3 जगह कट कर रहा है, और लास्ट वाले में 2 जगह, एक ये और एक ये जहां पे टच कर रहा है। तो एटलीस्ट लिखा हुआ था, एटलीस्ट 1 सी, एक से ज्यादा भी हो सकता है।
लेकिन कम से कम एक जगह तो कट करेगा, केयर करेगा। इज इट ओके? यस सर। इसी का एक एक्सटेंशन है, वो ये है, ये नोट कर लेना, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही एक्सटेंशन है कि इफ एफ ए एंड एफ बी आर सच दैट k lies between fa and fb and function fx is continuous and fx is continuous, then there exists at least one c belonging to a comma b such that fc is equal to k। ये अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ओके तो यहाँ पर बस यही है कि पिछले वाले केस में जो k था वो एक्चुअली 0 था। तो एफ ए और एफ बी आर सच दैट के लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी का मतलब था अगर के को तुम 0 मान लो, 0 जो है एफ ए और एफ बी के बीच में है, तो इसका मतलब यही आता है कि एफ ए और एफ बी ऑपोजिट साइंस के हैं। तो उस केस में ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू के। वहां पे एफ सी इज इक्वल टू 0 हो रहा था। तो मतलब ये है कि मान लो कि ए पे जो वैल्यू है वो ये है, दिस इज एफ ऑफ ए, और बी पे जो वैल्यू है वो ये है, दैट इज एफ ऑफ बी, और तुमने यहाँ से वहाँ तक जाना है और इस जाने में कोई वैल्यू k है जो एफ ए और एफ बी के बीच में है। तो तुम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जो कि y इज इक्वल टू k है, इसको बिना कट किए वहाँ तक नहीं जा सकते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी कट करेगा दैट पॉइंट इज एक्चुअली x इज इक्वल टू c। Is this clear? Yes, sir. Now we come to types Very of good. this. Okay, okay, ठीक है, लिख लो लिख लो। सर एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल दोनों में कंटिन्यूअस होगा? नहीं, क्लोज इंटरवल की जरूरत नहीं है ओपन इंटरवल में, मतलब हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर तुम जब ये कर रहे हो तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल दोनों में कंटिन्यूस ले रहे हो, मतलब सर ओवरऑल ये कह सकते हो कि क्लोज इंटरवल में है कंटिन्यूस। सर वो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो आपने रेड से लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये लिखा हुआ है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। इस इंटरवल में एक c बीच में मिलेगा जहां पर f ऑफ c इज इक्वल टू k। दिस इज f ऑफ c such that f of c is equal to k। यस सर।
So there are two type of discontinuities. One is removable discontinuity, and another is irremovable discontinuity. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू एट द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a. तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं. वी कैन रिमूव दिस डिसकंटिन्यूटी by redefining. इस दोनों का मैं एग्जांपल अभी दूंगा. by redefining the value of the function at x is equal to a. सो मान लो पहले सिंपल सा एग्जांपल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, और ये है 5 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू इज 6. लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 है दैट इज एक्चुअली 5 विच इज नॉट इक्वल टू 6. तो हम क्या करेंगे कि रीडिफाइन द फंक्शन सच दैट f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6. तो हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर देंगे. इस फंक्शन को कैसे रीडिफाइन कर देंगे? इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन करके ऐसे लिख दूंगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 when x is not equal to 3 and is equal to 6 when x is equal to 3. तो इसको मैंने रीडिफाइन कर दिया. दिस कॉल्ड द स्टेप ऑफ रीडिफाइनिंग. तो जो पहले एक डिसकंटिन्यूटी थी वो अब डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. हमने f ऑफ 3 की वैल्यू जो 5 थी उसको 6 बना दिया और उस फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया. उस फंक्शन को रीडिफाइन करके जरूरी नहीं है कि उसको f ही लिखो, उसको g लिख सकते हो क्योंकि वो दूसरा फंक्शन बन गया है. नाउ दिस फंक्शन इज continuous. Is this clear? Yes. कैसा क्लियर? सर एक से ज्यादा पॉइंट हो सकता है डिसकंटिन्यूटी. हाँ, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है. सब जगह रीडिफाइन कर देंगे. यहाँ पर इसको g लिख देना. This is redefined as g of 3.
इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इन शॉर्ट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, या अगर है भी तो इनफाइनाइट हो रहा है। तो कम से कम लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम जाके उस पॉइंट पे फंक्शन को रिडिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको रिमूव ही नहीं कर सकते। दैट डिसकंटिन्यूटी कैन नॉट बी रिमूव। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ का क्वेश्चन है, शुड आई इरेज दिस? एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन? Yes, sir. Okay. So this is a question which says redefine the function fx equal to greatest integer of x plus greatest integer of minus x in such a way that it could become continuous for x belonging to 0, comma. तो यहाँ पर जहाँ पे डाउट है, हर जगह तो हम चेक नहीं करेंगे 0 से लेकर 2 तक। 0 2 तो इंक्लूडेड भी नहीं है, 0.1 0.11 ऐसे तो इन्फानाइट पॉइंट्स हैं। तो हर जगह चेक नहीं करेंगे। जो एक जगह हमें डाउट है वो डाउटफुल पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, दैट इज द इंटीग्रल पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिखना चाहिए। So this box stands for greatest integer function. So you have to redefine this function in such a way that it become continuous. तो पहले तो ये चेक करो कि at x is equal to 1 which is the only integral point in this interval, वहीं पर डिसकंटिन्यूअस होने का चांस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है या इररिमूवेबल है? अगर इररिमूवेबल होती है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर तो तुम डायरेक्ट ये कह दोगे कि इट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस फॉर एनी इन एनी वे। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि इट इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उस वैल्यू के बराबर नहीं है, तो फिर तुम इसको रिमूव कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू 1 इज द डाउटफुल पॉइंट वेर यू नीड टू चेक हियर। बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और फिर एक बार वैल्यू एट द फंक्शन एट 1 निकालना होगा।
removable but keeping f1 to be -1 as limits are -1. Okay, Swang. So Swang is getting that the limit exists and it is equal to -1 and it is removable. What is the value of the function? You should also tell Swang कि normally function का value कितना आ रहा है जिसको तुमने change करके -1 बनाया है. 0. Okay, good. सही है. Everyone else trying? Okay, यशवर्धन का भी आ रहा है. ठीक है. तो what we are doing here actually is लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं. तो विच इज f ऑफ 1 माइनस. तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मेंटली भी कर सकते हैं. तो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा. और ये माइनस ऑफ 1 माइनस, ये जो है पहला तो दिस वाज 1 माइनस और दूसरा वाला है माइनस ऑफ 1 माइनस. तो ये क्या होगा कि तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स. एक मिनट रुको, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ. लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x. तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 1 माइनस अगर ले रहे हैं तो माइनस 0.9999 कर सकते हैं विच इज एक्चुअली -1. ठीक है. तो दिस विल बी -1. करेक्ट है. क्योंकि अगर हम 1 माइनस के आगे माइनस लगा रहे हैं तो इसका मतलब है 1 से स्लाइटली छोटा 0.9999 और उसमें माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस 0.999 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है दैट इज -1. और राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो f ऑफ 1 प्लस विच इज एक्चुअली लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x. तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 और -1 प्लस का मतलब ये हो गया कि -1.00001 तो उसका -2 हो जाएगा. दैट वुड बी -1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं. अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट अगर लेते हैं f ऑफ 1 तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 1 ही रहेगा और ये -1 रहेगा विच इज फाइनली कमिंग आउट टू बी 0. तो yes, it limit exists but it is not equal to the value of the function at that point. So this is a removable discontinuity and you can redefine the value of the function as -1. तो redefine करके हम क्या लिखेंगे, g of 1 is equal to -1. तो हम क्या कहेंगे कि जो redefined function है वो इस तरीके से है, gx is equal to greatest integer of x plus greatest integer of -x, where x belonging to where x belonging to 0,2 except 1 and equal to -1 if x belonging to 1. तो x equal to 1 लिख देते हैं. Right. Is this clear? Yes, sir. Let's see few more questions. तो discontinuity में यही है. अब इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे.
और जिसने भी पिछली क्लास मिस की है उसका रिकॉर्डिंग वगैरह तो अवेलेबल होगा मेरे ख्याल से, तो वो देख लेना और लिमिट्स के फॉर्मूले और उसके मेथड जरूर देख लेना। सर हाँ बोलो। इस क्वेश्चन को हम एल हॉपिटल रूल से कर सकते थे क्या? नहीं, इसको क्यों करते, इसमें 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो है ही नहीं। लिमिट निकालने के लिए हम लोग एल ऑर्बिटल तभी लगाएंगे ना जब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा। यस सर। Let us see one simple question here. सर बोलो। सर 0/h when h tends to 0 की वैल्यू क्या होगी? 0/h when h टेंड टू 0 की वैल्यू 0 होगी। अच्छा क्वेश्चन है। सर 1 क्यों नहीं होगी? 1 इसलिए नहीं होगी, बताता हूँ। एरेस कर दूं? यस सर। देखो, एक हो गया 0/0, एक हो गया 0/x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक हो गया x/x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तीनों अलग चीज है। 0/0 इज undefined. 0/x when x tending towards 0 is 0. x/x when x tending towards 0 is 1. रीजन बीइंग कि तुम इसको इस तरीके से थोड़ा सा सोचो समझने के लिए, ठीक है? ये है ऐसा नहीं, लेकिन समझने के लिए 0/0 जो होता है वो अनडिफाइंड तो होगा ही, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स अगर करते हो तो ऐसा कोई भी x नहीं है जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 दे, मतलब कोई एक फिक्स x नहीं है। 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, -1 भी ले लो, तो यू कैन नॉट डिफाइन इट। ये पहला समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स से ही ये निकल के आ रहा है कि 0/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो ये x को तुम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि क्या है। कुछ भी ले लोगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा, तो यू कैन नॉट डिफाइन इट। दूसरा 0/x x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो x 0 तो है नहीं, 0 अप्रोच कर रहा है, तो 0/, समझने के लिए मान लो कि 0.00000001 है, तो 0/anything which is non-zero is 0. Getting my point? यस सर। अच्छा, अब अगले में आ जाओ। अगले में दोनों x हैं और दोनों टेंडिंग टुवर्ड 0 हैं, तो इनको मान लो कि ये x जो है बहुत ही 0 के क्लोज कोई वैल्यू है और दोनों ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है x, जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे, तो दोनों को हम कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अब क्लियर है? यस सर। तो ये सब ऐसा कंफ्यूजन है जो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। ये समझाने के लिए मैंने एक वैल्यू लिखी है नीचे में, वो वैल्यू होगी नहीं, वो काफी क्लोज टू 0 है, लेकिन कितना क्लोज है, कितना छोटा है, दैट इज अनइमेजिनेबल, लेकिन 0 नहीं है। So let us see few question. चलो एक क्वेश्चन मैं LH रूल पर ही दे देता हूँ। अभी किसी ने पूछा भी था LH रूल यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, हर्षित ने पूछा था किसी ने।
एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन लोड हो रहा है। ये क्वेश्चन दे सकते हैं तुमको एक्सपेंशन पे है, लेकिन इसको रहने दो। पिछले क्लास का, इस क्लास का ये क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइंड एज एक्स e to the power minus 1 by mod of x plus 1 by x, where x is not equal to 0 and is 0 if x is equal to 0. Check whether fx is continuous at x is equal to 0. यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी होगी तुम्हें, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी होगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना। तो 0 के राइट पे मॉड एक्स को खोलोगे तो वो x बनेगा, 0 के लेफ्ट में मॉड एक्स को खोलोगे तो वो माइनस एक्स बनेगा। हो जाएगा तो बता देना, ट्राई कर लेना। तो किसी का रिस्पांस तो आया है। इट इज कॉन्टिन्यूस एज साइन सिंग। ओके, लेट अस चेक। सो लिमिट इज इक्वल टू 0। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस, तो यहाँ पे 0 माइनस है, मतलब 0 से स्लाइटली छोटा है, तो मॉड ऑफ एक्स विल बी माइनस एक्स, उसको हम माइनस एक्स लेंगे, और ये तो एक्स ही है। तो यहाँ पे माइनस 1/x और प्लस 1/x करके 0 हो जाएगा, और x को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो 0 इंटू 1, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ई टू द पावर माइनस 0 या ई टू द पावर 0 1 होता है। तो राइट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो ये x है, ई टू द पावर माइनस 1/x प्लस 1/x। तो ये यहाँ पर जब मॉड x को खोलेंगे तो प्लस x लिखेंगे, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x इंटू ई टू द पावर
माइनस 2/x। अब x को अगर हम 0 पुट करते हैं +0, तो क्या हो रहा है, क्या फॉर्म बन रहा है वो देखना जरूरी है। दिस विल अप्रोच 0 एंड दिस विल e टू द पावर x 0 है तो 1/0 विल बी इंफिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, दिस इज बिकमिंग e टू द पावर माइनस infinity, which is 1 by e to the power infinity, which is 1 by infinity, which is actually 0 again. So 0 into 0 is actually 0. तो ये राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, एंड वैल्यू एट द फंक्शन एट 0, ये तो 0 दिया ही हुआ था। सो फाइनली दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। बाकी जगह पे तो कॉन्टिन्यूअस है ही, जहाँ पे डाउट था वो 0 वाला पॉइंट था, बाकी तो ऊपर सर वाला अगर सब वो 0 इंटू इन्फिनिटी होता तब भी 0 ही होता नहीं, ना? तब 0 नहीं होता, तब उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को फिर हम सॉल्व करके निकालते कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ओके। Is this clear to every one of you now? यस सर। Yes, sir. Okay, noted. So let me give you one more question, and that you can try as uh, homework. So this question of continuity, सर इससे एलएच रूल से कर सकते थे क्या? इसको कैसे करते हैं? ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है ना, कैसे नहीं नहीं करते सर, आपने इससे पहले बोला था कि अगला क्वेश्चन। हैं? हाँ नहीं, मैंने वो क्वेश्चन दिया नहीं फिर बाद में, तो उस क्वेश्चन में लिमिट का ज़्यादा यूज़ था, कंटिन्यूटी का था नहीं, और आज मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाया, तो मुझे लगा कि जो आज पढ़ाया है मैं उस पर दूँ। ओके। एक क्वेश्चन ये वाला ले लो, showed that the function fx is continuous at x is equal to 0 फंक्शन ये है x sin log of x square when x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। सैंडविच रूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, एक बार ट्राई करना, मुझे लगता तो नहीं है कि सैंडविच रूल यूज करना पड़ेगा। स्वांग इज सेइंग दैट टू यूज सैंडविच रूल, लिमिट्स में हम लोग पढ़ते थे, तो लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है।
चाहो तो अभी कर सकते हो वैसे। सर हो गया अभी। हो गया, ओके। कैसे हुआ बताओ। तो पहले ये log x स्क्वायर को 2 log x करके लिखा, नहीं, इसका चलो sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2x अरे नहीं नहीं, sin ऐसे log नहीं x। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि log ऑफ एक्स स्क्वायर को जब तुम लिखते हो ना, तो 2 log x की जगह 2 log ऑफ mod x लिखा करो, कि इट इज अ पॉजिटिव हो जाता है ना स्क्वायर करके। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार एरर हो जाता है, लेकिन इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो कहानी ये है कि x को तुम अगर 0 अप्रोच कर रहे हो, चाहे प्लस से करो या माइनस से करो, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो प्लस ही 0 होगा, माइनस 0 नहीं होगा। चाहे 0 के लेफ्ट से करो या 0 के राइट से करो, एक्स स्क्वायर विल बी 0 प्लस। और एक्स स्क्वायर अगर 0 प्लस है तो उस केस में log ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इंफिनिटी। ठीक है, एक्चुअली माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, क्योंकि log का ग्राफ ऐसा जाता है ना, तो 0 के राइट में जो log की वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी टेंड करती है। याद है ना log का ग्राफ सबको? तो 0 के राइट में माइनस इंफिनिटी, लेकिन ये है साइन। अब साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर जब निकालोगे तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि साइन के अंदर कुछ भी लो, तो माइनस इंफिनिटी ही क्यों ना ले लो, वैल्यू होगी फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू इट विल ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनाइट वैल्यू है। और तुम जब यहाँ पर x को 0 पुट करते हो तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू विच इज बिटवीन 1 एंड -1 इज 0। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 आएगी, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 पे 0 के बराबर है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. I hope everyone clear with this. Yes, sir. Yes, sir. Good. So let us keep till here in today's class, and in the next class we will start differentiability. Thank you, sir. और कोई डाउट Thank वगैरह you, होता sir. है? Okay. Yes, what is your general question, Swang? You are saying you have a general question. काफी लोग एग्जिट कर गए, तुम्हारे क्वेश्चन कुछ। Okay, per day how many number of questions you should do? You are asking this now. Like it depends upon the difficulty level of the question as well as the chapter. अगर तुम दिन भर में मान लो, मतलब क्या बोलूँ, मतलब अगर एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी है, तो तुम ये मान के चल सकते हो कि कम से कम 100 क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि थ्योरी भी तो करोगे, तो 30, 40, 50 क्वेश्चंस, 30 to 50 क्वेश्चंस तो करने चाहिए।